जय हिंद एवरीवन, मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 2 जिसका शीर्षक था दादी माँ, उसका भाग 1 पढ़ाया था, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि उसकी दादी दुबली पतली स्नेहमयी थी। उसकी दादी को गांव के 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। यदि गांव में कोई भी बीमार होता तो वे वहां पहुंच जाती और उसका हाथ छूती, माथा छूती, पेट छूती, फिर भूत से लेकर मलेरिया, निमोनिया आदि बीमारियों का अंदाजा लगाते हुए विश्वास से कहती। महामारी और संक्रामक रोगों के दिनों में वे रोज सवेरे उठकर स्नान करके धार चढ़ाती थी, अगरबत्ती और धूप जलाती थी और उन्हें साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद थी तथा यदि कोई मुसीबत में होता तो वे हर प्रकार से उसकी मदद भी करती थी। तो अब हम आपको आज हिंदी साहित्य के पाठ 2 का भाग 2 पढ़ाएंगे। ध्यानपूर्वक सुने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। लेखक कहता है कि मैं धीरे से आंगन की तरफ चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। लेखक बताता है कि बहुत दिन बीत गए तो मैं इस प्रसंग को, यानी जो दादी और धन्नो के बीच में बातचीत हुई थी, उस प्रसंग को एकदम भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। रामी की चाची यानी धन्नो लेखक से रास्ते में मिलती है। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। धन्नो दादी को क्या आशीर्वाद दे रही थी? पूतो फलो दूधो नहाओ। इस पर लेखक कहता है कि मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा, पूरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। जब लेखक ने पूछा कि क्या बात है तो धन्नो बताती है कि मैं पूरिन हो गई, यानी मैं मुक्त हो गई, भगवान हमारी मालकिन का भला करे। मालकिन यहाँ दादी के लिए कहा गया है। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। धन्नो लेखक से बताती है कि दादी जी कल आई थी, पीछे जितना उन्होंने रुपया दिया था वो सब माफ कर दिया और 10 रुपए का नोट देकर मुझसे बोली कि जैसे तेरी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है। 10-5 के लिए किसी का मजाक उड़े, ये ठीक नहीं है। धन्नो कहती है कि वो देवता है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। लेखक धन्नो से पूछता है कि उस दिन तो आपको बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। इस पर धन्नो कहती है कि वह तो बड़े लोगों का काम है, रुपया देते हैं तो डांटेंगे ही। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक कहता है इस बात को सुनकर मैं मन ही मन हंसता हुआ आगे की तरफ चल दिया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। लेखक कहता है कि किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन कौन था? लेखक का भाई था। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि यदि विवाह का घर होता है तो वहां पर रात रात भर गीत होते हैं, ढोल बजते हैं। तो लेखक बताता है कि विवाह के 4-5 रोज पहले से ही उसके घर में रात रात भर गीत गाए जाते थे। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। विवाह
जिस दिन होता है, जब बारात चली जाती है तो रात में लोग नाटक करते हैं। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है, मतलब सबके यहाँ ये एक जैसा ही होता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। उसमें विवाह भी दिखाया जाता है, पुत्र होना दिखाया जाता है। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, चाहे वो पुरुष का पार्ट हो या स्त्री का, सभी औरतें ही निभाती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक बताता है कि मैं बीमार था उन दिनों, इसलिए मैं बारात नहीं जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। लेखक बताता है कि मेरा ममेरा भाई यानी मामा का लड़का दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, मतलब बारात चली गई थी, उसके बाद वह वहां पर पहुंचा था, इसलिए वह भी दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। जिन औरतों को अभिनय करना था वे इस बात पर आपत्ति की कि यहाँ पर ये क्यों सो रहा है। दादी माँ बिगड़ी। दादी माँ को गुस्सा आया और वो क्या बोली, लड़के से क्या पर्दा, कि लड़कों से कोई पर्दा होता है, लड़कों से क्या पर्दा करना, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी बताती हैं कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। लेखक बताता है कि मैं बीमार था, इसलिए दादी माँ मुझे भी वहीं बगल में चारपाई डालकर और चादर उड़ाकर चुपके से सुला दी। बड़ी हंसी आ रही थी। लेखक बताता है कि उस अभिनय को सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ गया। लेखक कहता है कि उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। सोच रहा था कि अगर मैं जोर से हंस दूंगा तो भेद खुल जाएगा कि मैं भी यहीं पर सोया हूँ और सभी लोग मुझे निकालकर बाहर कर देंगे। लेकिन भाभी की ऐसी बातें थी कि उस पर हंसी रुकी ही नहीं और भंडा फोड़ हो गया। भंडा फोड़ यानी भेद खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। तो लेखक ने जब हंसा तो देबू की माँ उसके ऊपर से चादर खींच लेती है। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? और दादी से पूछती है कि ये कौन सा बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। और मजाक उसका उड़ाते हुए कहती हैं कि ये बच्चा जो सोया है, ये रो रहा है, तो शायद भूखा है, तो इसे दूध पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई, यानी भाभी में और लेखक में दोनों में खींचातानी चालू हो गया। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? दादी माँ गुस्साई और बोली कि लड़के से क्यों लगती हो, जाओ अपना काम करो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। लेखक जा रहा था कहीं, तो सुबह रास्ते में देबू की माँ लेखक से मिलती है। तो लेखक कहता है, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा। लेखक ने भाभी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कल वाला बच्चा, और यह कहकर वह जोर से भागकर दादी जी के पीछे जाकर छिप गए। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। वस्तुतः यानी अगर किसी प्रकार का अपराध हो गया तो अगर हम लेखक बोलता है कि अगर जिससे भी अपराध हुआ है वो दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो जाए तो उसे अभयदान मिल जाता, यानी उसे माफी मिल जाती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। स्नेह और ममता की मूर्ति। स्नेह यानी प्रेम, ममता यानी दया, दयालुता की मूर्ति। दादी माँ की हर एक बात
आज कैसी मालूम हो रही है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा न जाता है। जैसी भी परिस्थितियां हों, मनुष्य को उसी के अनुसार चलना पड़ता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो गई, तब से दादी माँ उदास रहने लगी थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। संसार के लोग हर कोई उन्हें लगता था कि वो धोखेबाज है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। लेखक कहता है कि दादाजी ने भी दादी माँ को धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि दादाजी सदैव कहते थे कि पहले तुम जाओगी, उसके बाद मैं आऊंगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। दादाजी की मृत्यु पहले हो गई और दादी माँ अभी तक जीवित थी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, यानी कुकुरमुत्ते की तरह झूठे में अपने आप को शुभचिंतक कहने वाले आके उनका जीना दादी माँ के जीवन में परिस्थितियां खराब कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादाजी के मरने के बाद जो श्राद्ध हुआ, उसमें लेखक बताता है कि उसके पिताजी ने जो भी संपत्ति खर्च की, व्यय यानी खर्च की, वह घर की नहीं थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। लेखक बताता है कि दादी माँ हमेशा उदास रहती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। जब ठंडक बहुत तेज होती है तो उस समय माघ का दिन होता है। जैसे माघ यानी जनवरी, जिस समय शीतलहरी पड़ती है, उस समय का मौसम था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की सींग हड्डियों में घुसी पड़ती। पछुआ चलता था और शीतलहरी बहुत ज्यादा थी, जिससे लगता था कि हड्डियों में ठंडी घुस रही है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने होने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी। लेखक कहता है कि शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने हैं और कोने वाले घर में एक बक्से पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उनके प्यार भरी आंखों में मैंने कभी भी आंसू नहीं देखा। मैं बहुत देर तक मनमारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक कहता है कि वहीं जाकर मैं भी उनके पास बैठा रहा। जब उन्होंने आंखें खोली तो मैंने कहा, दादी माँ। इस पर दादी माँ बोली, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ लेखक से पूछती है कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक कहता है कि दादी माँ, मैं आपसे अगर एक बात पूछूं तो बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक अपनी दादी माँ से कहता है कि अगर मैं एक बात पूछूं तो बताओगी ना? और उनकी स्नेह भरी आंखों की ओर देखता है। इस पर दादी माँ कहती हैं, क्या है, पूछ। फिर लेखक पूछता है, तुम रोती थी? यानी लेखक पूछता है उनसे कि क्या तुम रो रही थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा।
लेखक कहता है कि उसकी दादी माँ उस बात को टाल देती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि अरे पागल, तुमने तो अभी खाना भी नहीं खाया, चलो चलो चलो। और इस पर दादी माँ से लेखक कहता है कि पहले धोती तो बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। दादी कहती हैं कि उन्हें सर्दी गर्मी नहीं लगती है, वे उनसे रसोई की ओर खींचते हुए ले जाती हैं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे। लेखक सुबह होता है तब देखता है कि चारपाई पर उसके पिताजी और उसके भैया किशन बैठे हुए हैं, जो बहुत ही उदास हैं और कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। लेखक के पिताजी बोले, दूसरा चारा ही क्या, रुपया कोई देता नहीं, यानी कोई रुपया नहीं दे रहा है। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। लेखक के पिताजी कहते हैं कि रुपया कोई नहीं दे रहा है, कितने लोगों के तो अभी पीछे के ही रुपए बाकी हैं, और ये कहते हुए वो रोने रोने से हो गए। इस पर दादी माँ कहती हैं, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। दादी माँ लेखक के पिताजी का माथा सहलाते हुए कहती हैं कि मैं तो अभी हूँ ही, और फिर जाती हैं और अपने संदूक को खोलकर एक चमकती सी चीज निकाल कर लाती हैं और कहती हैं कि तेरे दादा ने यह कंगन मुझे आज के लिए ही पहनाया था, यानी इसी दिन के लिए ही पहनाया था। यह कहते ही उनका गला भर आया, यानी वे बहुत ही उदास हो गई। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रख दिया है। दादी माँ कहती हैं कि मैंने इसे कभी भी पहना नहीं, इसे संभाल कर रख दिया था। यह उनके वंश की निशानी है। दादी माँ कहती हैं ये जो कंगन है यह उनके कुल की निशानी है, यानी कुल का चिन्ह है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, यह कहते हुए दादी माँ की आंखों से आंसू निकल आए, और फिर उन्होंने अपनी आंसू को पोंछ लिया और फिर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सोच लेते थे बेटा। उनका कहना था कि जो पुराने लोग थे वे भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई काम करते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक कहता है कि वास्तव में मुझे मेरी दादी माँ एक देवी सी लगी, जो कि श्राप मुक्त थी। धुंधली छाया विलीन हो गई, यानी उनकी जो अस्पष्ट छाया थी लेखक के दृष्टि में, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। उसने देखा कि काफी दिन हो गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। लेखक कहता है कि पास में जो खजूर का पेड़ था उस पर से एक कौवा उड़कर आता है और अपनी गंदी पंखों से अपनी गंदी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ जाता है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, यानी लेखक के पास एक पत्र आया हुआ था जो कि किशन ने लिखा था, और उस पत्र में ये संदेश था कि दादी माँ अब नहीं रही। ये पढ़कर लेखक के हाथ अब भी कांप रहे थे। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। चींटियां जब चलती हैं तो वे एक लाइन बनाकर चलती हैं, उसी को कतार बोलते हैं। तो जो कतार बनाकर चींटियां चल रही थीं, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। आंखों पर विश्वास नहीं होता। लेखक कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है। लेखक का जो मन है वो बार बार यही पूछ रहा है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्या वास्तव में दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? ये लेखक को विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो अब हम आपसे कुछ
प्रश्न पूछ रहे हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और साथ ही उन्हें याद भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न, धन्नो किसे और क्यों आशीर्वाद दे रही थी? दूसरा प्रश्न, लेखक के पूछने पर धन्नो ने दादी माँ के बारे में क्या कहा? तीसरा प्रश्न, लेखक के ममेरे भाई का क्या नाम था? चौथा प्रश्न, दादाजी ने दादी को क्या धोखा दिया? पांचवा प्रश्न, लेखक के पिताजी जब रोने रोने से हो गए तब दादी माँ ने क्या किया? छठा प्रश्न, दादी माँ किस प्रकार की स्त्री थी? इसी के साथ कुछ पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न भी हैं जिन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न यह है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो ये बातें मैं कहानी में बताई हूँ, तो इस बात को वहाँ से सुनकर लिख लीजिएगा। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो ये आपको लिखना है कि दादी माँ का स्वभाव आपको कौन सा स्वभाव अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। इस बारे में कहानी पढ़ के ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा। फिर है कुछ प्रश्न और हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें है कहानी से आगे के बारे में। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिख लीजिएगा। आपको अगर नहीं पता होगा तो घर में किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे और आप लिख लीजिएगा इसे। दूसरा प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। तो आपको बताना है किस मौसम में क्या मिलता है और किस मौसम का क्या विशेष होता है। इन्हें भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और जितने भी लाल रंग से रेखांकित शब्द हैं उनके अर्थ भी अवश्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा तथा साथ ही उसे याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।